गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा रस्तोगी क्लासेज में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं लाई हूँ क्लास 10th के लिए सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट का ही मैंने सेकंड चैप्टर लिया है। पहले फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करेंगे, पहले चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट पोएम एंड उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, फुटप्रिंट्स लेंगे। तो सेकंड चैप्टर है आज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऑटोबायोग्राफी का एक्सेप्ट है, उसी में से एक पार्ट लिया गया है। तो ये लिखा हुआ किसका है, खुद नेल्सन मंडेला का लिखा हुआ है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, इसमें आपकी समरी भी है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप एक बार दो बार इसको आप देखेंगे तो आई थिंक आपको समरी भी लर्न हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी लर्न हो जाएंगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, आपकी कुछ याद रखनी होगी पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। पहला है फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कौन सी कब की इंसिडेंट बताई है इसमें, 10 मई 1994 को। क्या हुआ था उस दिन, साउथ अफ्रीका का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना था और उसी में उन्होंने क्या किया था, सेलिब्रेट किया था उस दिन को। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि उसको ऑटम डे क्यों कहा गया है। ऑटम मीन्स क्या होता है, ऑटम मीन्स होता है कि आपकी जो किसी भी ट्री पर ओल्ड लीव्स हैं वो क्या हो जाती है, वो गिर जाती है और न्यू न्यू जो लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, वो उस पर आने लगती हैं। तो सेम इसी तरह से साउथ अफ्रीका के साथ में है कि जो पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने उसको रिमूव किया था और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना करके उसको अप्लाई किया था। इसलिए 10th मई 1994 को एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो ऑटम डे क्यों कहा गया। अभी समझ में आया, नॉन रेशियल गवर्नमेंट 10th मई 1994 ऑटम डे समझ में आ गया। अब ये जो सेलिब्रेशन है ये कहाँ पर हो रहा है, यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया, प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में ये सेलिब्रेशन चल रहा है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आपके यहाँ पर ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स हैं लाइक यूनियन बिल्डिंग्स, तो उसमें आपका रेड फोर्ट और एक दो चीज़ें और आती हैं उसमें, वो आप मेंशन कर सकते हैं। रेड फोर्ट आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। ये कितनी कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने देशों से लोग वहाँ पर आए थे, डिग्निटरीज आए थे, कितने आए थे, 140। और अब ये बताया गया है कि वहाँ पर जो उनका ओथ सेरेमनी था उसमें किस किस को शपथ दिलाई गई थी। सबसे पहले किसने ली, मिस्टर डी क्लार्क ने, वो क्या बने थे, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, क्या बने थे वो, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। थाबो एम्बेकी, वो कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ये इतना समझ में आया कि एक ऑटम डे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे पुरानी लीव्स हटती हैं और न्यू लीव्स आती हैं, सेम ऐसे ही पुराना कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से हटा था और न्यू आया था। कहाँ हुआ था, यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। हमारे यहाँ पर कौन सा है, रेड फोर्ट। और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 140। कौन कौन वहाँ पर थे, मिस्टर डी क्लार्क एंड थाबो एम्बेकी, और कौन थे, नेल्सन मंडेला। मंडेलाज स्पीच न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब जब मंडेला जो है एक ओथ लेते हैं अपनी, तो वो क्या है, अपनी स्पीच भी देते हैं कि हमारी जो लिबर्टी है वो कैसी है, न्यू बॉर्न है। और उसके साथ ही हम शपथ लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पर एक अपार्थीड सिस्टम, ये वर्ड आपको बार बार उसमें देखने के लिए मिलेगा चैप्टर में। उसका मीन्स क्या है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, यानी कि जाति का या रंग का जो भेदभाव होता है उसको बोला जाता है अपार्थीड सिस्टम। कि अभी तक हमारे यहाँ पर वो चल रहा था, लेकिन अब हमने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उसके लिए मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ, कन्विंस करता हूँ कि हमारे देश में अब सब क्या है, सबको समान अधिकार मिलेगा, सब लोग इक्वल हैं। ये हुआ उनका स्पीच में उन्होंने बोला था। नेक्स्ट है इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ जेट्स। अब ये सभी देशों में, सभी कंट्रीज में ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ होता है। तो क्या है, हर देश जो है अपनी जो भी उनकी सेनाएं हैं वो सब अपना अपना डिस्प्ले करती हैं। तो यहाँ पर जेट का जो उनका डिस्प्ले था वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लेवल का था। ठीक, हेलीकॉप्टर्स ने क्या किया था कि रोडिंग, उन्होंने एक परफेक्शन फॉर्म बनाई थी, किस कब, जब उन्होंने वहाँ पर अपना डिस्प्ले किया। और जब वो कंप्लीट हो जाती है ओथ सेरेमनी, तो वहाँ पर नेशनल एंथम होता है। अब नेशनल एंथम कितने हुए वहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए थे। तो
उन्होंने क्या कहा कि सबको समान अधिकार मिलेगा जितने लोग भी यहाँ पर रहते हैं। अब वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का साम्राज्य था, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वहाँ से वो रूल हट गया है तो अब वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर रहने वाले सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे जो ब्रिटिश लोग हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सबको समान अधिकार मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 नेशनल एंथम को वहाँ पर गाया था, 1 फॉर ब्रिटिश एंड सेकेंड फॉर द नेटिव रेजिडेंशियल, उनके लिए, एक साउथ अफ्रीका का और एक ब्रिटिश का। कितने नेशनल एंथम गाए गए वहाँ पर, 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। सेंस ऑफ हिस्ट्री, अब ये हिस्ट्री का भी एक बताते हैं कि क्यों, कैसे साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिटिश ने ओवरकम किया था। एंग्लो बोअर वार हुआ था, कौन सा, एंग्लो बोअर वार। उसके बाद जो है, जो ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर किसका रूल हो गया था, ब्रिटिश लोगों का रूल हो गया था। इक्वलिटी ऑफ कास्ट एंड क्रीड, लेकिन उन्होंने क्या कहा अपनी स्पीच में कि उसके बाद जो हमारे देश में कंडीशन हो गई थी, अब हम उसको पूरी तरह से सुधारने का प्रयास करेंगे। कौन सा, अब सब लोग कैसे होंगे, इक्वल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, एपार्थीड जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, अब वो नहीं होगा। वो यहाँ के लोगों को याद करते हैं कि टैम्बस और सिसिस जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देश की फ्रीडम के लिए अपना योगदान दिया है, हम उन लोगों को नहीं भूल सकते। मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो बहुत छोटा है, लेकिन और हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रेटेस्ट लोग हुए हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को बलिदान कर दिया, किस लिए, अपने देश की फ्रीडम के लिए। ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आगे क्वेश्चन है, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन टाइप के ही हैं। ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो बता दी क्वेश्चन कितनी बार आता है कि ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हमेशा होती हैं, किसकी, एक तो हमारी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारी वाइफ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नेबरहुड के लिए, वो सब क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी एक हमारी नेशन के लिए होती है, देश के लिए हमारी ड्यूटी होती है, तो हमें वो दोनों ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। मीन्स टू फ्रीडम, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मंडेला के लिए फ्रीडम का मीन्स क्या था, तो फ्रीडम का जो मीन्स होता है उनके लिए और हम सब के लिए वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसका मीन्स क्या था, ये मंडेला अपने लिए बताते हैं कि मेरे लिए क्या मीन्स था, कि मैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक दौड़ूं। वो अपने चाइल्डहुड की बात बताते हैं जब उनका कंट्री फ्री नहीं था, कि हमें कहीं भी घूमने की परमिशन ऐसे नहीं थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी मेरे लिए फ्रीडम का मीन्स क्या था, कि मैं स्विमिंग कर लूँ, जा करके इधर से उधर घूम लूँ, प्लेइंग कर लूँ, मेरे लिए तो फ्रीडम का मीन्स यही था। यंग एज में क्या होता है कि थोड़ा सा मैं बाहर जाने की मेरे को फ्रीडम मिल जाए, फ्रेंड्स के साथ घूमने की फ्रीडम मिल जाए, यही होता है। और लेकिन जब वो ग्रोन अप हुए तब उन्हें समझ में आया कि मैं, मेरे ब्रदर, मेरी मदर, हम लोग कोई भी फ्री नहीं है, और हम ही लोग नहीं, मेरी फैमिली नहीं, हमारे आसपास के लोग फ्री नहीं है, हमारी कंट्री फ्री नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि फ्रीडम का मीन्स भी हर एज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। चाइल्डहुड में कुछ और होगा, थोड़ा सा बड़े होंगे तब कुछ और होगा, जब हम ग्रोन अप हो जाएंगे तब उसका मीन्स अलग होगा। ये क्लियर होगा। मीन्स टू करेज, करेज का मीन्स क्या होता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि जो ब्रेव पर्सन है वही करेजियस पर्सन है, ऐसा नहीं है कि जिसमें एब्सेंस ऑफ फियर है, जिसके अंदर डर ही नहीं है, केवल वही पर्सन जो है वो करेजियस है, ऐसा नहीं है। मीन क्या है, विक्ट्री ओवर फियर, अगर हम अपने डर को जीत लेते हैं तो वो है हमारे लिए मीन्स टू करेज। हमें किसी चीज से डर लगना चाहिए और फिर हमें उस डर को ओवरकम करना आना चाहिए। ओके। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर, वो क्या कहते हैं, वो साथ ही ये कहते हैं कि हमारे देश में बहुत महान लोग हुए हैं, बहुत ग्रेटेस्ट लोग हुए हैं, और अब आगे आने वाली बहुत सारी जनरेशन में जो है कभी ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। ये तो हमारी इंडिया में भी बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं कि अब दूसरे गांधी पैदा नहीं होंगे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू पैदा नहीं होंगे, दूसरे भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। क्यों, क्या रीजन है उसका, क्योंकि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी कि जब हमें जरूरत से ज़्यादा दबाया जाएगा तभी कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद होती है। तो अभी हम दोबारा कभी ऐसी कंडीशन हमारे देश में नहीं आएगी, वो भी बोलते हैं, और ये बात रियल है कि अब दोबारा ऐसी कंडीशन साउथ अफ्रीका में नहीं होगी, तो वो हाइट ऑफ कैरेक्टर भी
नहीं होगी। वो किस लिए आई? वो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन की वजह से ही आई। हमारे यहाँ जो इतने महान लोग हुए हैं, इतने जो ग्रेटेस्ट पैट्रियट हुए हैं, वो किस लिए हुए हैं? डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन की वजह से ही हुए हैं। नेक्स्ट है डज ऑपरेशन और ऑपरेशन और ऑपरेस्ट इज फ्री। वो ये कहते हैं कि एक तो दबाने वाला और दूसरा दबने वाला। दबने वाला तो चलो फ्री नहीं होता, मान लिया कि उसके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशन होती है, लेकिन क्या दबाने वाला फ्री होता है? नहीं, उसके ऊपर भी बहुत दबाव होता है, उसके ऊपर अपना दबाव होता है कि मुझे उसको क्या करना है? ओवरकम, उसके ऊपर कंट्रोल करके रखना, उसको रूल करना है मुझे। तो उसके लिए उसके ऊपर भी बहुत सारा अपने ऊपर ही मेंटल प्रेशर होता है। तो ना तो ऑपरेस्ट और ना ही ऑपरेशर, दोनों में से कोई सा भी फ्री होता है। अब इतने पॉइंट्स को आप अगर क्लियर कर लेते तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इन पॉइंट से बाहर आ सकता है। ट्विन ऑब्लिगेशन हो गई, ऑटम डे हो गया, न्यू बॉर्न लिबर्टी का मीन्स हो गया, एपार्थीड सिस्टम हो गया, पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, सेंस ऑफ हिस्ट्री हो गया है, और ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बार आता है। मीन्स टू फ्रीडम भी आपको समझ में आ गया, मीन्स टू करेज आपको समझ में आ गया, और डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन का मीन्स आपको समझ में आ गया। वो ये भी आ सकता है, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर कमेंटेड, इसको भी ये भी आ सकता है। डज ऑपरेसर और ऑपरेस्ट इज आर फ्री, डज ऑपरेस्ट और ऑपरेसर फ्री, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मीन्स ये सारे क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। आई होप this video will be clear to you. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.